हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे पीटी 365 का आज देखने जा रहे हैं कि पीटी हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो अभी सिर्फ पॉलिटी का आया है, तो अभी हम सिर्फ पॉलिटी का देखने वाले हैं कि पॉलिटी में हमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो यहाँ पे देख लो आप, पीटी 365 पॉलिटी का आया हुआ है। ओके, यहाँ पे पॉलिटी का ही अभी आया हुआ है, तो एक एक करके सारे आएंगे तो हम सब डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पीटी 365 करना ही होता है। आप बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। तो यहाँ कंटेंट में देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जो हम शॉर्ट नोट करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, उसमें ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख भी रही होंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं जो हमको और एक बाय एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्ट में वैसे करके तो जैसे यहाँ पे 61 पेज है आई गेस। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें करनी है। अब देखो यहाँ पे पहला जो आया हुआ है, फर्स्ट देखो, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पढ़ना है, और इसमें टॉपिक क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हम चीजें देखेंगे क्या क्या है। पहली चीज हमें पढ़ना है किसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईडब्ल्यूएस। ओके, ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पे हमें देखना है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा की बात की गई है। वाई इन न्यूज, तो मतलब विजन की जो मंथली मैगजीन भी जो लोग कवर करते होंगे उनको भी ये ऑलरेडी पता होगा, और जो लोग नहीं करे, मतलब जिन्होंने मंथली मैगजीन नहीं करी होगी उसके लिए भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं वो सफिशिएंट है जो द हिंदू का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें दी गई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस 10% कोटा। किसको 10% कोटा देने की बात की गई है, ईडब्ल्यूएस को, इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हमको की पॉइंट्स क्या क्या याद रखने, जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको हम साइड में अपने नोट करते चलेंगे। ओके, तो हम साइड में इसको नोट करते चलेंगे, की पॉइंट्स। ठीक है, जो कि हमें लास्ट में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे की पॉइंट्स याद रखने हैं कि क्या क्या की है। पहले तो 103rd यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है। ओके, 103rd अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिसमें क्या क्या कही जा रही हैं चीजें। इसमें चीजें कही जा रही है, 10% कोटा की बात की जा रही है। तो 10% कोटा की बात की जा रही है, पहली चीज। ठीक है, वो है ये। ठीक है, 10% कोटा की बात की जा रही है फॉर ईडब्ल्यूएस। और किस चीजों में ये याद रखना है, एक तो एजुकेशन में, दूसरा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दो चीजें हैं ये। ओके, अब इसमें है अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा, तो ये हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसमें कोई एनालिसिस और ये जैसी चीजें नहीं है, हम साथ साथ इसको तैयार कर ले रहे हैं, यही तैयार कर लेंगे, इसे नहीं कि बाद में फिर ये हो, वीडियो देख करके फिर आपको एक बार फिर से तैयार हो जाएगा। तो देखो अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा क्या क्या चीजें दी गई हैं अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा। इसमें देखना है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन। कौन से रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे ये चीजें हुई हैं, सिन्हो कमीशन के। ओके, अब इसमें 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या क्या बातें कही गई हैं। प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस अमंग नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एसटी। इसका क्या मतलब हुआ, नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एसटी का मतलब क्या हुआ, मतलब जनरल, यू कैन से जनरल कैटेगरी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस उनको ही दिया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी अगर नहीं है, एससी एसटी नहीं है, तो यही आ रहा है। अब बात की जा रही है इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) एंड 16(6).
इनेबल बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन। अब ये याद रखना है, कई बार हमें पीवाईक्यू में इसी तरह फंसाता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 15(6) है और 16(6) है वो इनेबल करता है सेंट्रल को भी और स्टेट को भी कि वो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकता है। ओके अब इसमें बात की जा रही है अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर provide reservation to EWS of appointment in state government job and admission to state government educational institution। तो ये बात, अब देखो हमारे बॉक्सेस में भी कुछ चीजें दी हैं, ये भी देखना है हमको। इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। तो हमें जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं इसको देखना है। अब देखें यहाँ पे आर्टिकल 15(6) की बात की जाए, इसमें लिखा है आर्टिकल अमेंडेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा जा रहा है इट एनेबल द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड इन 15(4) एंड 15(5)। अदर देन की बात की जा रही है। अदर देन व्हाट, मतलब वो ना तो 15(4) में मेंशन होने चाहिए और ना ही 15(5) में। ओके तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें बात कही जा रही है 15(4) एंड 15(5) रिलेट द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ SC/ST। ऐसा क्यों कहा गया 15(4) और 15(5) नहीं, क्योंकि 15(4) और 15(5) रिलेटेड किससे हैं, सोशल और इकोनॉमिकली। ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है यानी कि SC/ST, ये याद रखना है। अब ये हमने बात की थी 15(6) की, क्योंकि स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, इधर देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात करी ना यहाँ पे, तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है बॉक्स में। एक 15(6) को एक्सप्लेन किया गया और 16(6) को भी एक्सप्लेन ये कर रहे हैं। 15(6) को ये कहा जा रहा है कि इनेबल द गवर्नमेंट टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट, ये हमने अभी डिस्कस किया क्योंकि ये SC/ST के लिए है 15(4) और 15(5). अब 16(6) में क्या कहा जा रहा है ये देखना है। इट इनेबल गवर्नमेंट टू मेक ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन दोज मेंशन्ड इन 16(4)। तो ये भी कहा गया है कि अदर देन यानी कि जो हैं 16(4) में वो नहीं, ठीक है, उनको छोड़ के, दिस रिलेटेड टू प्रमोशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट। तो प्रमोशंस में, अपॉइंटमेंट में किसी पोस्ट के लिए उसकी बात की गई है। आर्टिकल 16(4) रिलीज द रिजर्वेशन फॉर दोज बैकवर्ड क्लासेस व्हिच इन द ओपिनियन फॉर द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज। ये याद रखना। अब हमारे जो पीवाईक्यू कह रही हूँ, हमारे जो भी जो हमारे एग्जाम पेपर होगा तो उसमें इसी तरीके की चीजें देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखो एक बॉक्स में है, बता रहा है क्रीमी लेयर। सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्रीमी लेयर के बारे में, कि क्रीमी लेयर की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है। आपको पता होगा जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है जैसे SC/ST है, OBC, उसमें क्रीमी लेयर भी पाए जाते हैं। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है कुछ चीजें, ये देखेंगे। अ हाउस होल्ड विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹8 लाख और above is not eligible for reservation। ठीक है, the term creamy layer was introduced by सतनाथन कमीशन। किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये 1971 में सत्तानाथन कमीशन के द्वारा। तो ये शायद पूछ सकता है क्रीमी लेयर जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सत्यनाथन कमीशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अदर कंडीशन फॉर रिजर्वेशन लेड डाउन इन द इंदिरा साहनी केस। बहुत ही ज्यादा आपको लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ज्यादा बार डिस्कस हुआ है, ये याद रखना है। तो इसमें कहा जा रहा है रिजर्वेशन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, मतलब 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन, देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। बोला गया कि 50% का कैप होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशंस के लिए नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर की बात की। अब देखो ये जो PT 365 आया है ना, पर इसमें बहुत सारी चीजें आप ये देख पा रहे हो कि हम अपने मेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर EWS से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो हमको ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। अगर हम अभी पढ़ ले रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये मटेरियल अवेलेबल रहेगा, तो आगे जाकर क्या होगा, हम इसी को रिवाइज करके चीजें अपने आंसर में नोट कर सकते हैं और चीजें यूज कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे चीजें बताई गई है कि नॉट कवर्ड अंडर SC/ST एंड OBC, कि नहीं होना चाहिए, ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो होना चाहिए उसका 8 लाख। ये याद रखना, मतलब 8 लाख की एक
कैप बताई गई है कि 8 लाख से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए इनकम, ठीक है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। also exclude were those who have 5 acre of agricultural land। तो ये सारी चीजें तो हमको पता है कि 5 एकड़ जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, वो है ये बताया गया कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, मतलब एक लिमिट सेट कर दी गई है। की पॉइंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात की जा रही है कि की पॉइंट्स क्या क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये याद रखना है, ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इसमें कहा जा रहा है रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोंग डिड नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या नहीं कर रहा है, डिड नॉट वायलेट, ये याद रखना हमको, वायलेट नहीं कर रहा है। ईडब्ल्यूएस इज डीम्ड अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी, कहा जा रहा है ये एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट कैटेगरी है। और एक्सक्लूजन ऑफ एससी एसटी, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एज अ पार्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन नेसेसरी टू अवॉइड डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट से क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए कि डबल बेनिफिट ना हो। Also reservation as concept cannot be ruled on in private institution where education is imparted। तो मतलब कुछ चीजें बताई गई हैं। अब देखो इंदिरा साहनी की बात की गई है, 50% जो था रूल फॉर्म इन इंदिरा साहनी जजमेंट, इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था 15% जो एक रूल था, not been held to be flexible and inviolable for all times to come। Further, it has applied only to SC, ST, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास और ओबीसी। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा ये बोला जा रहा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें देखना है क्यों न्यूज में है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे हम आप देखोगे कि बात की जा रही है ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। पहले हमने क्रीमी लेयर के बारे में डिस्कस किया। क्रीमी लेयर के बारे में डिस्कस करने के पहले तो सबसे पहले हमने एससी एसटी, ठीक है, फिर उसके बाद क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस में किसको किसको एक्सक्लूड करना है, क्या क्या कैप है कि 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एग्रीकल्चरल लैंड कितने होनी चाहिए कितने नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे ओबीसी से रिलेटेड, अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड। तो यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, 14th जो एक्सटेंशन है जस्टिस रोहिणी कमीशन सेटअप द एग्जामिन इशू रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। सब कैटेगराइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखना है कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 2017 अंडर आर्टिकल 340। तो क्या बात यहाँ पे की जा रही है कि जो ये कमीशन है वो फॉर्म हुआ 2017 में अंडर आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 क्या कहता है, एम्पावर करता है प्रेसिडेंट्स अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा कमीशन को, ठीक है, और फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी कंडीशंस होंगी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अब ये बात की जा रही है कि 2015 में एनसीबीसी, ठीक है, हैज प्रपोज दैट ओबीसी बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है, 3 कैटेगरीज की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो ये देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी है वो। पहली ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ठीक है। पहला है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, दूसरा है मोर बैकवर्ड क्लास, तीसरा है बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीबीसी 11 स्टेट यूटी जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा एक्सेट्रा है सब कैटेगराइज्ड ओबीसी फॉर रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जैसे अब देखो एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है, इसलिए यहाँ पे एक बना देंगे स्टार कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका और हरियाणा ही ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने सब कैटेगराइज कर रखा है ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं ये भी देखेंगे। तो पहले क्या है कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो हुआ वो सेट हुआ था 1953 में
अंडर काका केलकर। ये कई बार PYQ में आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट बैकवर्ड जो क्लासेस कमीशन थी वो काका केलकर के द्वारा सेटअप की गई थी 1953 में, अंडर काका केलकर, नॉट बाय हिम, ठीक है। 27% रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) ये भी कहा गया। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले देखो सेटअप हुई कब, ये सेटअप हुई है, अब देखोगे तो 1953 में, फिर 1979 में क्या हुआ ये देखो। तो देखो पहले इवेंट्स बताएंगे हैं कि ओबीसी से रिलेटेड चीजें कब कब हुई। एक 1953 में, 1979 में, 1992 में एंड 1992 में फिर से हुई। पहली तो ये फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप हुई 1953 में अंडर काका केलकर। फिर 1979 में क्या हुआ, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आई अंडर बीपी मंडल। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर दे रही हूँ, ठीक है। बीपी मंडल, मंडल कमीशन बोला जाता है, वो भी याद रखना है। फिर 1992 में 27% रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4) की बात की गई। उसके बाद 1992 में क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इन्वोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहिनी की जजमेंट। अब इंदिरा साहिनी जजमेंट में, जजमेंट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की। किसकी बात की, क्रीमी लेयर की बात यहाँ पे की गई है, ये याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC 102nd, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है वो क्या कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 338B NCBC सेटअप एज अ स्टेटवरी बॉडी। अब आपको पता है सबने PYQ करा होगा, और अगर आपको चाहिए कि PYQ का भी एनालिसिस हो जैसे 2013 से लेके 2022 तक, तो आप उसके लिए भी कमेंट करना, तो फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे PYQ भी। तो देखो यहाँ पे हुआ NCBC जो है वो सेटअप हुई, ये एक स्टेटवरी बॉडी है, ठीक है। और अंडर किसके है, NCBC एक्ट 1993 में। consist of chairperson, vice chairperson and 3 other member, chairperson and 3 member, chairperson and 3 member, chairperson and 3 member, chairperson and 3 member। जहां जहां स्टार है वो जरूर याद रखना है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना है कि ये अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब कई बार पूछ लेता है, ठीक है, कि किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये याद रखना है प्रेसिडेंट, ठीक है। टेन्योर की बात करें, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफिस हैज बीन नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब देखो यहाँ पे मैं स्टार क्यों बना रही हूँ, सबको पता है कि मिनिस्ट्री से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज, हाई कोर्ट डायरेक्टेड यूपी गवर्नमेंट टू नोटिफाई इलेक्शन इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। दिस डायरेक्शन इज गाइडेड अंडर आर्टिकल 243U of the Constitution. This mandate election to constitute municipality shall be completed before expiry of the duration, ठीक है। ट्रिपल टेस्ट कंडीशन की बात यहाँ पे की गई है, मंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में किया था। फिर ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया की बात अगर की जाए, ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या है, सेटअप ऑफ डेडिकेटेड कमीशन किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, गेदर डेटा ऑन बैकवर्ड ऑफ, फिर स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ रिजर्वेशन एंड ईच लोकल बॉडी। तो सारी चीजें इसमें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत बार इसके बारे में आ चुका है, करेक्ट। न्यूज में क्या है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल टाइटल UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा में दूसरा। अब ये पूछ लेगा UCC बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये याद रखना है हमको, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, ना कि लोकसभा में, ओके। UCC refers to same set of civil laws applicable to all region of India। किस किस चीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, कई बार पूछता है इस तरह का। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या क्या है, प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, इन 1840 ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स कोसी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के बारे में हम जानेंगे। लेक्स कोसी रिपोर्ट इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म लॉ फॉर क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट पर्सनल लॉ एट द हिंदू एंड मुस्लिम वर इंटेंशनली लेफ्ट टू देम, कि जो भी पर्सनल लॉज है जैसे मुस्लिम के और हिंदू के, वो उन पे छोड़ दिया गया था। इन 1941 फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट फॉर्म अ BN राव कमेटी। अब ये याद रखना है BN राव कमेटी, अभी जैसे पूछ लेता है ना मार्च द कॉलम करके, ठीक है, BN राव कर दिया इधर,
और यहाँ पे यूसीसी ना डाल के कुछ और डाल दिया, ठीक है, कोई और लिख दिया, कोई भी सपोज दैट रिजर्वेशन का या समथिंग कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, क्योंकि BN राव कमेटी किससे रिलेटेड हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, जो गवर्नमेंट फॉर्म की थी BN राव कमेटी टू कोडिफाई हिंदू लॉ एंड गिव वुमेन इक्वल राइट, वुमेन्स को इक्वल राइट देने की बात यहाँ पे की गई थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सब कमिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल decided that the securing of UCC not within the scope of fundamental right, ये भी याद रखना है। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की गई है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ है ये सब, पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उन्होंने डिसाइड किया था सिक्योर करना UCC was not within scope of fundamental right, एक तो ये चीज, दूसरा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो प्रोवाइड करता है फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, तो अगर अपने रिलीजन के मतलब दूसरे रिलीजन में शादी करता है तो एक होती है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, इसमें ये होता है कि दूसरे रिलीजन में कर लेंगे पर धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये बात है। इन 1955 4 हिंदू कोड बिल पास, 4 हिंदू कोड बिल पास हुए, वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एडवोकेटेड UCC, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं जो हमको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर UCC कम अंडर आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या है, DPSP ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद रखना है। अगर पूछ लिया UCC से रिलेटेड किस में है, फंडामेंटल राइट दे दिया, ड्यूटी दे दिया, ये सब दे दिया, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रोविजन जो है UCC वो आता है किसके अंडर में, आता है ये DPSP के अंदर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल्सो पर्सनल लॉ कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, सारी चीजें देख रहे हो, साथ ही साथ पूरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर दे रखा है कि आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, यहाँ पे सारी चीजें दी हैं, तो दी है ना कंकरेंट लिस्ट, जैसे होता है ना स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, तो जैसे कंकरेंट लिस्ट होती है, तो यहाँ पे ये बात की गई है। आर्टिकल 44 क्या बात कर रही है, DPSP, ठीक है, और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है, वो DPSP में आता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो ऑल्सो पर्सनल लॉ कम्स अंडर, जो पर्सनल लॉ है वो कहाँ पे आता है, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। हिंदू पर्सनल लॉ की बात की गई है, हिंदू मैरिज एक्ट की बात की गई है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, गार्डियनशिप एक्ट की बात की गई है। द टर्म हिंदू ऑल्सो इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, अब जो ये टर्म है हिंदू उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया है फॉर पर्पज ऑफ दीज लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है दीज आर सम सेकुलर लॉ, कुछ सेकुलर लॉ है जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, ठीक है। गोवा इज एट प्रेजेंट ओनली स्टेट इन इंडिया विद UCC, गोवा क्या है, ओनली स्टेट है इंडिया में जो किसके साथ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। Portuguese Civil Code 1867 continue to be implemented after India annexed the territory, irrespective of religion or ethnicity of the community. However, Portuguese Code is not completely a UCC. पर ये कहा जा रहा है जो पुर्तगीज कोड है वो completely UCC नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी थी। और हेट स्पीच के बारे में है, NCRB रिपोर्टेड अबाउट 500 rise in case under the hate speech law in 7 year about hate speech is not been defined, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, not been defined in any law in India, ये याद रखना है, ठीक है। However, hate speech generally incitement to hatred primarily against a group of a person, मतलब किसी ग्रुप ऑफ पर्सन से हेट करना, dealt with IPC section 153A to 95 एक्सेट्रा। हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे इमेज के थ्रू, ठीक है, कार्टून बना करके, ममता बनर्जी वाली केस आपको याद होगा कितना वो उनकी कार्टून कोई बना दिया था और फिर एक बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुआ था, तो ये सारी चीजें हुई थी। कोई मीम्स बना दे रहा है, ठीक है, गेस्चर किसी तरह के सिंबल, तो वो सारी चीजें हेट स्पीच में इंक्लूड होंगी, ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है, gives all citizen right to freedom of speech, सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है।
मतलब वो अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रिजर्विंग इंटर आलिया पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। पर ये कब रिस्ट्रिक्ट होता है? पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी के, ठीक है। सेक्शन की बात की गई है, सेक्शन 8 की बात की गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात की गई है, आईपीसी की बात की गई है। अब देखो हेट स्पीच से रिलेटेड हमारा अगर आ जाता है, ठीक है, हेट स्पीच से रिलेटेड हमारा आ जाता है तो हमको चीजें याद करनी है। आईपीसी 1860 लिख लेना है आंसर में अपने, ओके। फिर हमें आरपीए एक्ट 1951, ठीक है। फिर हमें कौन सा और होना चाहिए हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो ये सारी चीजें हम लिख देंगे तो हमारा एक अच्छा खासा आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी हमारी बहुत सारी हैं, तो एक ही पे मुझे नहीं लगता कि सारा डिस्कस हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस करेंगे जिससे सब लोग को इंटरेस्ट भी बना रहे और आराम से हो पाए, ओके। तो ये था आज के लिए, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।